नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स और अंतरिक्ष क्षेत्र के शिक्षाविदों से बातचीत की। उन्होंने कहा, ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सबसे गरीब लोगों तक भी अंतरिक्ष कार्यक्रम का लाभ पहुंचे। कृषि मंत्री ने फिर दोहराया, केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नए नए विचारों के साथ भारत विश्व का अग्रणी बनने में चीन से बहुत आगे। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए राज्यों को 60 अरब रुपए की 7वीं किस्त जारी की और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.98% हुई। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सरकार ये सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लाभ सबसे गरीब लोगों तक भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमुख उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक में ये बात कही। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि देश शीघ्र ही अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के विनिर्माण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार कारोबार करना सुगम बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनसे प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक चरण में सहायता भी मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं ने दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की, उसी तरह अंतरिक्ष क्षेत्र में भी करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष जून में अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने और सभी तरह की अंतरिक्ष गतिविधियों में भारत के निजी क्षेत्र को भागीदारी में समर्थ बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केंद्र इन स्पेस की स्थापना से प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स को भी समान अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के निर्णय से इस क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी का नया युग शुरू होगा। उन्होंने प्रतिभागियों को आश्वस्त किया कि इस पहल में सरकार का पूरा और खुले दिल से समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पेशेवर और पारदर्शी ढंग से काम करने से अंतरिक्ष क्षेत्र में शामिल होने वाली कंपनियों को लाभ होगा। रॉकेट और उपग्रह बनाने के लिए कंपनी की योजनाओं पर ध्यान देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बड़ा बदलाव होगा, जिससे देश का अंतरिक्ष क्षेत्र और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने संचार और नेविगेशन में अंतरिक्ष क्षेत्र के महत्व पर भी बल दिया। अंतरिक्ष विभाग में सचिव और इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने प्रधानमंत्री को इन स्पेस की अनुमति लेने के विभिन्न प्रस्तावों और अंतरिक्ष विभाग के समर्थन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 से अधिक उद्योगों ने अंतरिक्ष गतिविधियां शुरू करने के लिए अंतरिक्ष विभाग से संपर्क किया है। इस बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री के सुधारों के बारे में सुझाव उपलब्ध कराए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि बच्चों के लिए भी इसरो के केंद्रों को खोला जाए, ताकि उन्हें इस क्षेत्र में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रधानमंत्री ने इन सुझावों और अनुभवों के लिए प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात का दौरा करेंगे और राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है, जिसकी स्थापना कच्छ जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा गांव में की जा रही है। इसके अलावा वे खारे पानी को साफ करने के संयंत्र, सरहद डेयरी के पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और पैकिंग संयंत्र का भी शुभारंभ करेंगे। गुजरात के पर्यटन मंत्री वासन भाई अहीर ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित इस ऊर्जा पार्क में सौर और पवन ऊर्जा से 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव, सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये आकाशवाणी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज सरकार का ये पक्ष दोहराया कि वो किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार से अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद नई दिल्ली में श्री तोमर ने संवाददाताओं को बताया कि यदि किसान प्रस्ताव लेकर आए तो सरकार निश्चित रूप से बातचीत करेगी। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बिंदुवार चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों ने बैठक में कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया और उसके लिए पत्र सौंपा। किसानों के हवाले से श्री तोमर ने कहा कि वे प्रसन्न हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ये काम किया है और किसान इसका स्वागत तथा समर्थन करते हैं। श्री तोमर ने कहा कि सरकार की मंशा और नीतियां किसानों के कल्याण की हैं। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों से किसान पहले से ही लाभान्वित हो रहे हैं और इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों ने आज कृषि मंत्री को कृषि अधिनियमों के पक्ष में एक ज्ञापन सौंपा। हमारे संवाददाता ने बताया कि कृषि मंत्री से मिलने वाले किसानों की राय थी कि कृषि कानून उपज की बिक्री और खरीद में किसानों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे और कृषि उपज को विपणन समितियों के अलावा मुक्त व्यापार और वाणिज्य की अनुमति देंगे। इन कृषि सुधारों से किसानों को कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के अलावा आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगे। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के नेतृत्व में 7,000 से अधिक गैर सरकारी संगठन काम करते हैं और उनके सदस्य कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए एकजुट हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश करने वाले राष्ट्र विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में दंगों में शामिल होने के आरोप में जेल में बंद लोगों को छोड़ने की मांग कैसे उठाई जा सकती है। बिहार के पटना में बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में किसान चौपाल सम्मेलन में श्री प्रसाद ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन में शामिल हो गया है, लेकिन सरकार इन लोगों की मंशा पूरी नहीं होने देगी। भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है। नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन के आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने गोवा जिला पंचायत चुनाव और विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के किसान उनके साथ हैं। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में स्थानीय निकाय चुनावों में किसानों, श्रमिकों और गरीब लोगों के साथ देने से पार्टी को जीत मिली है। समानतः आपको देखने को मिलेगा कि प्रायः जो पार्टी सरकार में होती है राजस्थान में, जिला और पंचायत स्तर के चुनावों में जीत उसी का होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जीत उसी की होती है। किंतु अपने आप में ये ट्रेडिशन से अलग हटते हुए कांग्रेस की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी इन तमाम ग्रामीण चुनावों में कांग्रेस से वोट प्रतिशत और सीट अधिक लेकर आती है, ये अपने आप में कुछ कहता है। भाजपा प्रवक्ता ने कृषि कानूनों के संबंध में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य पर किसानों को बहकाने का आरोप लगाया। श्री पात्रा ने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में चुनावों के परिणाम ये दर्शाते हैं कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर भरोसा है। चाहे बोडल का असम का मामला हो, अरुणाचल का हो, राजस्थान का हो, हैदराबाद का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, मणिपुर, कहीं भी जाओ बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस समाप्ति पर है। ये इस चुनाव का मतलब है कि लोगों का मोदी जी के नेतृत्व पर और नीति पर विश्वास है। गोवा जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। मतदान शनिवार को हुआ था, मतगणना आज की गई। उत्तरी गोवा जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने 25 में से 19 सीटें जीती हैं। दक्षिण गोवा में भाजपा को 25 में से 14 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस ने उत्तरी गोवा में केवल 1 सीट और दक्षिण गोवा में 3 सीटें जीती हैं। जिला पंचायत के 50 निर्वाचन क्षेत्रों में से 1 सीट पर एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान नहीं हुआ, जबकि सांचोले में भाजपा उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। गोवा में कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद ये पहला चुनाव था। कुल 200 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। चुनाव मतपत्रों से कराए गए थे। केरल में स्थानीय निकायों के चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में आज प्रचंड मतदान हुआ। 6:30 बजे तक 4 जिलों में 78.02% मतदान हुआ। वोटों की गिनती 16 दिसंबर को होगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स और अंतरिक्ष क्षेत्र के शिक्षाविदों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सबसे गरीब लोगों तक भी अंतरिक्ष कार्यक्रम का लाभ पहुंचे। कृषि मंत्री ने फिर दोहराया, केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नए नए विचारों के साथ भारत विश्व का अग्रणी बनने में चीन से बहुत आगे। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए राज्यों को 60 अरब रुपए की 7वीं किस्त जारी की और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.98% हुई। देखकर गर्व होता है, जिनके पास नहीं थे रहने को घर, उनके लिए बन रहे हैं पक्के मकान। चूल्हे पर निर्भर माताओं को उज्ज्वला योजना ने दिया कुकिंग गैस का वरदान। जहां शौच की उचित व्यवस्था नहीं थी, हो रहा शौचालयों का निर्माण। टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, अंतरिक्ष, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नया भारत छू रहा आसमान। और यह सब संभव करते हैं आप अपने एडवांस टैक्स के योगदान द्वारा। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। अपने अग्रिम आयकर की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करें। यदि टीडीएस या टीसीएस के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रूपए से ज्यादा है, तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। देश की प्रगति में अपना योगदान दें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर आक्रमण के लिए तैनात चीनी सेनाओं के साथ भारतीय सशस्त्र बलों ने पूरी बहादुरी दिखाई। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन के समापन सत्र में वर्चुअल माध्यम से रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने चीन की
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA का पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और उन्हें वापस जाने पर मजबूर किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष हमारी सेनाओं की उपलब्धियों पर देश की आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की हिमालयवर्ती सीमाओं पर अकारण आक्रमण इस बात का एहसास दिलाते हैं कि दुनिया में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं और मौजूदा समझौतों को कैसे चुनौती दी जा रही है। सत्ता के विस्तार के लिए न केवल हिमालय के आसपास बल्कि समूचे भारत प्रशांत में ऐसे दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर गंभीर विचार विमर्श हो सकता है कि कौन अधिक सैन्य ताकत का मालिक है, लेकिन जब सॉफ्ट पावर की बात आती है तो अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उन्होंने कहा कि नए नए विचारों के साथ विश्व का अग्रणी बनने में भारत चीन से बहुत आगे है। श्री सिंह ने कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है, फिर भी इसने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी है और उस समय इसका समर्थन करने वाला कोई नहीं था, लेकिन बाद में दुनिया ने इसे समझा कि पाकिस्तान के संबंध में हमारा दृष्टिकोण सही था क्योंकि वह आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता और खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान से गरीबों, कामगारों और छोटे उद्योगों को राहत दी गई है ताकि कोविड-19 के प्रभावों को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कई ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। किसानों के संबंध में रक्षा मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के खिलाफ कोई कदम उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों के हित में कदम उठा रहा है और सरकार उनकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार है। कोविड-19 के दौरान कृषि की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने महामारी के दुष्प्रभावों से बचने में मदद की। श्री सिंह ने कहा कि हमारी उपज और खरीद भरपूर है और हमारे गोदाम भरे हुए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विनिर्माण का केंद्र बन गया है। उन्होंने व्यापारिक समुदाय से उभरते भारत में निवेश का आग्रह किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के संयुक्त अभियान में पुंछ जिले में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल केशव शर्मा और राजौरी पुंछ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेक गुप्ता ने बताया कि सेना और पुलिस ने आतंकवादियों को समर्पण करने का अवसर दिया, लेकिन आतंकवादियों ने गोली चला दी। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। भागने की कोशिश कर रहे एक आतंकवादी को पकड़ लिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा ने बताया कि उनके कब्जे से 2 AK-47 राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर GST क्षतिपूर्ति हेतु राज्यों के लिए 60 अरब रुपए की 7वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से 55 अरब 16 करोड़ 60 लाख रुपए 23 राज्यों के लिए हैं, जबकि शेष राशि GST परिषद के सदस्य और केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा पुडुचेरी के लिए हैं। केंद्र सरकार ने GST लागू करने पर अक्टूबर महीने में 1,10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित राजस्व कमी हेतु विशेष ऋण की व्यवस्था की थी। ऋण की ये प्रक्रिया 7 किस्तों में पूर्ण हुई है। इस सप्ताह 7वीं किस्त जारी की गई, जिसका प्रावधान राज्यों के लिए किया गया था।
विशेष व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार ने अब तक 42,000 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। विनिर्मित पदार्थों का मूल्य बढ़ने से देश में नवंबर में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 1.55% पर पहुंच गई। सरकार की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान खाद्य पदार्थों के दाम घट गए। नवंबर में खाद्य मुद्रास्फीति 3.94% दर्ज हुई, जबकि अक्टूबर महीने में ये 6.37% थी। गैर खाद्य मुद्रास्फीति दर नवंबर महीने में 8.43% दर्ज हुई। इस वर्ष अक्टूबर महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 1.48% रही, जबकि पिछले वर्ष नवंबर महीने में ये 0.58% दर्ज हुई थी। गौरतलब है कि फरवरी महीने में इस वर्ष थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 2.26% दर्ज हुई थी। इसके बाद से मुद्रास्फीति में सर्वाधिक वृद्धि नवंबर महीने में हुई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 30,605 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.98% हो गई है। अब तक 93,88,159 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 27,071 नए रोगियों की पुष्टि हुई, जिससे देश में संक्रमित लोगों की संख्या 98,84,100 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 336 लोगों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या 1,43,355 हो गई है। वर्तमान में कुल 3,52,586 मरीजों का उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कल 8,55,157 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 15,45,66,990 जांच की गई हैं। केरल में कोविड-19 के संक्रमण मामलों की तुलना में आज अधिक लोग ठीक हुए हैं। 2,707 नए मामले सामने आए, जबकि 4,481 लोग आज संक्रमण से ठीक हुए। अब राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 57,640 रह गई है। हाल ही में कोविड की वजह से 24 लोगों की मृत्यु हो जाने से राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,647 हो गई है। कर्नाटक में आज कोविड-19 के 830 नए मामले सामने आए। 2,164 लोग स्वस्थ हुए। 10 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई। राज्य में कुल 16,065 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 254 लोग आईसीयू में हैं। एक रिपोर्ट। कर्नाटक में कोविड संक्रमण स्थिति में सुधार आ रहा है। राज्य का पॉजिटिविटी रेट आज 1.27% रहा और फेटालिटी रेट 1.20%। राज्य का रिकवरी रेट 96% से अधिक है। आज राज्य में 64,855 कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें 59,601 आरटीपीसीआर टेस्ट थे। सामाजिक अंतर और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 50,000 से ज्यादा लोगों पर मास्क न पहनने के लिए जुर्माना डाला गया। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स और नॉर्थ गारो हिल्स जिले में कोविड से 2 और लोगों की मृत्यु हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 130 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग निदेशालय ने बताया है कि मेघालय में कोविड-19 के 75 नए मामले सामने आने से राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 753 हो गई है। 50 और लोगों के ठीक होने पर स्वस्थ लोगों की कुल संख्या 12,058 हो गई है। उत्तराखंड में कल से उच्च शिक्षा संस्थान खुल जाएंगे। संस्थानों को खोलने से पहले राज्य सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के अनुसार राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को आरटीपीसीआर कोविड परीक्षण कराना होगा। नेगेटिव पाए जाने वाले विद्यार्थियों को ही संस्थान में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा विद्यार्थियों को अपने माता पिता का सहमति पत्र भी जमा कराना होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना महामारी के मद्देनजर नर्सों और नर्सिंग अधिकारियों से काम पर लौटने की अपील की है। एम्स नर्स संगठन 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने सहित विभिन्न मांगों के समाधान के लिए आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। सरकार ने आयुष्मान भारत अभियान के माध्यम से देश के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की महत्वपूर्ण पहल की है। प्रस्तुत है सरकार के आयुष्मान भारत अभियान पर एक रिपोर्ट।
23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ के साथ भारत ने अपने नागरिकों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज 50 करोड़ लाभार्थियों को उपलब्ध कराना है। नई दिल्ली में आरोग्य मंथन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आयुष्मान भारत नए भारत के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। आयुष्मान भारत ने सिद्ध कर दिया कि जब भारत की सामूहिक ताकत अगर कहीं पर भी लग जाती है तो उसका लाभ और शक्ति बहुत व्यापक हो जाती है, विराट हो जाती है। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव था। यही कारण है कि बीते एक वर्ष में करीब 50,000 लाभार्थियों ने अपने राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में इस योजना का लाभ लिया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 2 इकाइयों के माध्यम से सरकार देश में करोड़ों लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सस्ती और सुलभ बना रही है। अब तक 51,500 केंद्रों के साथ कार्यक्रम ने 1/3 लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। दिसंबर 2022 तक सरकार ने 1.5 लाख केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हम में से कई लोग कई देशों की राजधानी का नाम याद रखने में कड़ी मशक्कत करते हैं, जबकि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की 3 वर्षीय बालिका नियारा जैन कम से कम 145 एशियाई देशों की राजधानी के नाम आसानी से बता सकती है। इस विलक्षण बालिका के बारे में बता रही हैं हमारी मुंबई संवाददाता। 2 साल और 9 महीने की नन्ही उम्र में जब बच्चे छलांग लगाना, दौड़ना और बोलना सीख रहे होते हैं, चंद्रपुर की प्रतिभाशाली लड़की नियारा जैन लगभग 145 देशों की राजधानी बता सकती है। न सिर्फ इतना, नियारा को कई देशों के राष्ट्रध्वज तथा उनकी मुद्रा का नाम भी पता है। नियारा की उपलब्धियों को ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अलावा कई अन्य संस्थानों से भी सराहना प्राप्त हुई है। आइए जानते हैं नियारा की माँ साक्षी जैन का इस बारे में क्या कहना है। जब से वो 3-4 महीने की हुई तब से हमने उसको काफी प्रिपेयर किया है। कभी उसको हमने स्क्रीन टाइम नहीं दिया, मोबाइल, टीवी, यूज ऑफ लैपटॉप कभी भी नहीं। काफी हमने भी मेहनत की और उसने भी काफी अच्छे से ग्रास्प किया और हमें रिस्पॉन्स दिया। वो इतना कुछ बताती थी तो अप्लाई किया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, और दोनों में ही उसका अप्रिसिएशन हुआ है। इसके अलावा उसको ग्लोबल किड्स अचीवर अवार्ड भी मिला है। चंद्रपुर से मंगेश बेले के साथ मैं निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में आज 2000 मिनी क्लिनिक शुरू किए गए। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने चेन्नई में आयोजित समारोह में इनका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये क्लिनिक राज्य के दूर दराज के इलाकों में भी गरीबों की सहायता करेंगे। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाये रहने की संभावना है। तापमान 8 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाये रहने के आसार हैं। तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे और 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में भी कहीं कहीं बादल छाये रहेंगे और तापमान 0 से 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे और 2 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे। तापमान 0 और 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। तापमान 1 डिग्री से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश में लघु फिल्मों ने कोविड महामारी के दौरान जन जागरूकता और प्रभावी संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्मोत्सव में श्री नकवी ने कहा कि देश में सरकार, समाज, सिनेमा और मीडिया ने कोविड महामारी के दौरान साहस, प्रतिबद्धता और सचेत रहने के प्रति असाधारण भूमिका निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स और अंतरिक्ष क्षेत्र के शिक्षाविदों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सबसे गरीब लोगों तक भी अंतरिक्ष कार्यक्रम का लाभ पहुंचे। कृषि मंत्री ने फिर दोहराया, केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नए नए विचारों के साथ भारत विश्व का अग्रणी बनने में चीन से बहुत आगे। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए राज्यों को 60 अरब रुपए की 7वीं किस्त जारी की। और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.98% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।